बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे ACCA के सब्जेक्ट MA1 के स्टडी हब का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच स्टेटमेंट्स अबाउट मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर ट्रू। नीचे दी गई 3 स्टेटमेंट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में कुछ मेंशन है, तो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 1, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन विल नॉट इंक्लूड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। जी बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन में वो सही कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो हम फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा नहीं बनाते। 100% सही स्टेटमेंट है। तो बेटा याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस जो है वो कॉस्ट पर यूनिट की बेस पर ही होता है। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट का हिस्सा बनाती है। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट का हिस्सा, कॉस्ट पर प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनाती, वाइल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा बनाती है। सो ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गई। ऑप्शन नंबर 2, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रीट्स फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट। भाई गलत बात है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाती है। पर यूनिट कॉस्ट का प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाती है, फिक्स को भी और वेरिएबल को भी, दोनों को बनाती है हिस्सा। सो ये आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीरियड कॉस्ट के तौर पर चार्ज करती है। तो पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है कि पूरे पीरियड की जितनी भी कॉस्ट है, तो ऐसा नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। थर्ड, मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट्स फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ये भी गलत है। मार्जिनल कॉस्टिंग तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को हिस्सा बनाती ही नहीं प्रोडक्ट कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो वैसे ही फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट का या प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनाती ही नहीं, तो ये भी गलत हो गई। सो ऑप्शन नंबर 1 इज बेसिकली दी राइट आंसर, जो कि ए में है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉफिट विल इट रिपोर्ट। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सिनेरियो को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स एंड सेल्स रेंज ऑफ किचन यूटेंसिल्स। किचन के बर्तन बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नीचे डेटा गिवन है। सेल्स रेवेन्यू $4,35,000, डायरेक्ट लेबर 120,000, डायरेक्ट मटेरियल 105,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 80,000 एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट गिवन है 65,000। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ना कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है, ना कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है। द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो मेन जो बात है कि हमें जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली करनी है। तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी हम मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के में बात करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन की, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग, अदरवाइज हमारे प्रॉफिट्स ठीक नहीं आएंगे। तो आइए जी देखते हैं। सबसे पहले तो हम सेल्स लेंगे 4,35,000 का, तो भाई ये तो हमारी सेल्स होगी। अब इसमें से लेस कर लेते हैं हम अपनी कॉस्ट। नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल को लेस करेंगे, जो कि ये गिवन है 1,05,000 के। इसके बाद हम डायरेक्ट लेबर को लेस करेंगे, जो कि 1,20,000 की है, ये भी आपको गिवन है ये क्वेश्चन में। इसके बाद हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम यूज कर रहे हैं, सो प्रोडक्शन के जो ओवरहेड्स हैं हम इनको लेस करेंगे। सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्ट का हिस्सा बनाती है, तो हम इनको भी लेस करेंगे 80,000 को। तो अब जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो होगा 1,30,000। ये टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट को लेस करने के बाद है। तो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट ये पोर्शन है, पहला ये वाला डायरेक्ट मटेरियल वाला, दूसरा डायरेक्ट लेबर वाला और तीसरा
प्रोडक्शन ओवरहेड्स वाला। तो बेटा अब हम टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट को लेस करके जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं वो है 1,30,000 का। अब हम अदर ओवरहेड्स को लेस करेंगे, जो इसके अलावा ओवरहेड्स हैं हम उनको लेस करेंगे, जो कि $65,000 के हैं। तो इसको लेस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है एब्जॉर्प्शन वाला वो आ जाएगा, वो भी $65,000 ही होगा। तो अब हमारा एग्जैक्ट एब्जॉर्प्शन का जो है वो प्रॉफिट आ चुका है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से पूछ रहा है कि कौन सी कॉस्ट हम इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड की। तो डायरेक्ट कॉस्ट ओनली नहीं भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा भी देखता है, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल एंड फिक्स दोनों को देखता है। तो पहली ऑप्शन तो गलत हो गई। ऑप्शन बी फिक्स कॉस्ट ओनली, ये भी रॉन्ग है चूंकि वेरिएबल को भी देखता है। सी ओवरहेड्स ओनली, ये भी ऑप्शन गलत होगी। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इसने निकाल दिया, सिर्फ ओवरहेड्स की बात की। तो चौथी ऑप्शन में वो कहता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट वो देखता है, वेरिएबल कॉस्ट को भी देखता है। यस, दिस इज द राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 25,000 इज फिक्स कॉस्ट। एक फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं जो कि 25,000 के हैं और वो फिक्स्ड हैं। दी फैक्ट्री यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। फैक्ट्री कौन सी अप्रोच यूज कर रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। ए ऑप्शन द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगी अगर प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट डिक्रीज होगी। तो भाई ये तो ऑप्शन गलत है। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है पर यूनिट। बेटा ये इधर पर यूनिट की बात कर रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में तो कांस्टेंट रहती है, आप जितनी मर्जी आउटपुट करें टोटल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट है ये डिक्रीज होती है अगर आउटपुट इंक्रीज हो तो। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है ये इंक्रीज होती है अगर आउटपुट डिक्रीज हो तो। ये बात आपने याद रखनी है जी पर यूनिट के हवाले से, एंड ये बात याद रखनी है टोटल फिक्स कॉस्ट के हवाले से। तो ऑप्शन नंबर ए में वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी द फिक्स कॉस्ट per unit decreases as productivity increases. Yes, this is the right answer. ये हमने अभी डिस्कस किया है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर जाएगी अगर आउटपुट इंक्रीज होगी। तो ये वाली ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये सही आंसर है। नेक्स्ट सी द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बाय पर यूनिट कॉस्ट फिक्स जो है वो सेम नहीं रहती, एक्टिविटी लेवल के इररिस्पेक्टिव की बात कर रहा है। कहता है एक्टिविटी लेवल यानी कि प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, कॉस्ट पर यूनिट फिक्स जो है वो सेम रहेगी। गलत बात कर रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं रहती, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है आउटपुट के साथ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन डी The fixed cost is not associated with unit cost as it is factory overhead। नहीं भाई गलत बात है, फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड होती है यूनिट कॉस्ट के साथ। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। सिनेरियो की तरफ जाते हैं। B company manufactures a product called Z. The direct labor cost per unit is $24. Labor cost दी हुई है जी डायरेक्ट, and total prime cost are $35। ये बड़ा ट्रिकी है जी। प्राइम कास्ट चूंकि हमें दी हुई है तो प्राइम कास्ट किसका कॉम्बिनेशन होती है, लेबर प्लस मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। सो ये जो $35 की प्राइम कॉस्ट दी हुई है इसमें बेटा
ये $24 ऑलरेडी शामिल है। बी कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 यूनिट पर लेबर आवर। बी कंपनी जो है वो 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट्स बनाती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड एट $16 पर लेबर आवर। जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं वो $16 पर लेबर आवर की बेस पर कंज्यूम होते हैं, यानी कि $16 और लेबर आवर कितने हैं जी? 4। बी कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टू कॉस्ट अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्टिंग सिस्टम कौन सा यूज करती है? वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बेटा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम देख लेते हैं कि इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल हमें डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, बट हमें प्राइम कॉस्ट दी हुई है जो कि $35 है। तो हम इसको ले लेंगे। इसको लेने से हमारी कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा डायरेक्ट लेबर। तो ये दोनों चीजें $35 में इंक्लूड हो गई। तो बेटा अब हम जो ये $24 है इसकी गलती नहीं करेंगे इसे दूसरी दफा लेने की, चूंकि ऑलरेडी हम इसको प्राइम कॉस्ट में शामिल कर चुके हैं। अब हमने लेनी है दूसरी चीज, ओवरहेड्स। तो बेटा ओवरहेड्स के बारे में उसने कहा था कि $16 के हैं, $16 के ये ओवरहेड्स गिवन है, लेकिन $16 के जो ओवरहेड्स हैं ये किसकी बेस पर एब्जॉर्ब होते हैं? लेबर आवर्स की बेस पर। और लेबर आवर कितने थे? हमने इधर निकाले थे जी 4 यूनिट्स पर लेबर आवर। तो भाई ये पर लेबर आवर 4 गिवन है यूनिट्स। तो भाई 16 डिवाइडेड बाय 4 ये भी आपके $4 आ जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी 39। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 39। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, इधर छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ वो ट्रिक जो है ओवरहेड्स की है। तो ओवरहेड्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उसने कहा है जी $16 के लगते हैं। अब $16 के लगते हैं, लेकिन ओवरहेड्स को हमेशा हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको पता है कि एब्जॉर्ब करने की कोई ना कोई बेस होती है, सूटेबल बेस हमें फाइंड करनी होती है। बट उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं हम पर लेबर आवर के हिसाब से। तो भाई 1 घंटे में, 1 आवर में अगर हम 4 यूनिट्स बनाते हैं, ऊपर मेंशन है 4 यूनिट्स पर लेबर आवर, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं। तो 1 घंटे में अगर हम 4 यूनिट्स बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो $16 के ओवरहेड्स हैं 1 घंटे में आए, ये 4 यूनिट्स ने कंज्यूम किए, यानी कि 1 यूनिट के ओवरहेड्स कितने बनते हैं? $4। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है इफ सी कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग व्हाट इज द प्रॉफिट डिफरेंस फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो बेसिकली ये प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है जिसमें दो कॉस्टिंग टेक्निक, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन, इसके हम प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक टिप याद रख लेनी है, वो ये है कि जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई होएगी तब जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट्स हैं वो हाई होंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हाई है तो प्रॉफिट्स जो हैं वो किस में हाई होंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हाई होंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग में लोअर होंगे। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लो है, कम हो रही है, तो प्रॉफिट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लो होंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग में हाई होंगे। तो बेटा ये जो दो टिप्स हैं, टिप नंबर 1 एंड टिप नंबर 2 फॉर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं जी सिनेरियो की तरफ। कहता है सी कंपनी मैन्युफैक्चर्स 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स बनाती है ड्यूरिंग अ पीरियड बट ओनली सेल्स 45,000 यूनिट्स। तो हम देख लेते हैं कि उसने जो प्रोड्यूस की वो की 50,000 यूनिट्स और बेची कितनी? सेल्स हुई हमारी 45,000 यूनिट्स। तो भाई 50,000 मैंने बनाई हैं, 45,000 मैंने बेची हैं, तो 5,000 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है। तो अब ये जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है ये क्या हो रही है? हाई हो रही है। सो बेसिकली मेरी बिकी उतनी नहीं जितनी मैंने बनाई है। सो 5,000 से मेरी इन्वेंट्री क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मेरी इन्वेंट्री 5,000 से इंक्रीज हो रही है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो हाई होंगे। ये वाली स्टेटमेंट मेरी लगेगी। आगे देख लेते हैं। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये उनके इंकर हुए हैं, और तीसरी फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स।
तो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं, ना मार्जिनल के साथ ना एब्जॉर्प्शन की पर यूनिट की कॉस्ट के साथ। तो जो डिफरेंस है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी अपना हिस्सा बनाती है। तो बेटा जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो किससे हाई होंगे, 5000 यूनिट्स का तो डिफरेंस है, 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस $6.8 पर यूनिट। सो बेसिकली 34,000 इज माय आंसर। $34,000 के साथ जो मेरे प्रॉफिट हैं वो हाई होंगे, किसमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हायर प्रॉफिट होंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग में लोअर प्रॉफिट होंगे। कितनी अमाउंट से, $34,000 से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बेटा मैं आपको ये लॉजिक या कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं कि ये प्रॉफिट्स क्यों होंगे ज्यादा। जो मैंने ये वाली चीज आपको लिखवाई है ये क्यों लिखवाई है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये देखें कि बेटा जो इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये क्या करती है, ये कॉस्ट ऑफ सेल को लेस करती है, कॉस्ट ऑफ सेल से कम होती है, इसको कम करती है। तो जितनी ज्यादा हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उतना कम हमारा कॉस्ट ऑफ सेल होगा, जितना कम हमारा कॉस्ट ऑफ सेल होगा प्रॉफिट भी हमारा उतना ज्यादा होगा। क्योंकि प्रॉफिट कब ज्यादा होता है, जब एक्सपेंस कम हो। तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ये एक्सपेंस है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल हमारा रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि झूठी स्टेटमेंट कौन सी है। Number 1, under marginal costing system, all fixed production overheads is charged to the period irrespective of change in inventory levels। बिल्कुल सही कह रहा है, ये ऑप्शन तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितने भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं इसको हम एज पीरियड चार्ज करते हैं, इन्वेंट्री लेवल को इग्नोर करते हुए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री लेवल। तो ये बात बिल्कुल सही है, मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ट्रीट ही नहीं करती। तो जैसे कि ये आंसर सही है तो हमारा ये रॉन्ग आंसर हुआ, क्योंकि हमें कौन सी ढूंढनी है, ऑप्शन जो झूठा ऑप्शन है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ सेल्स एक्टिविटी। कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट सेम रहते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी को इग्नोर करते हुए। ये बात झूठ है, सेल्स एक्टिविटी लेवल को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हर यूनिट, जो ईच यूनिट है उसने कुछ ना कुछ पोर्शन कैरी किया हुआ है ओवरहेड्स का। कौन से ओवरहेड का, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पोर्शन कैरी किया हुआ है। तो बेटा अब जब उसने ये पोर्शन कैरी किया है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो अगर वो नहीं बिकेंगी तो ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का पोर्शन है ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी हो जाएगा और उस पीरियड को चार्ज होगा जिस पीरियड में ये बिकेंगी। तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत है। इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स एक्टिविटी लेवल अगर चेंज होती है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट डिफरेंट हो जाते हैं। हम इस बात को समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यूनिट्स हैं 100। अब इन 100 यूनिट्स को हम दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पीरियड 1 जिसमें हमने 80 यूनिट्स बेच दी और 20 यूनिट्स रह गई, वो हमने अभी नहीं बेची, वो 20 यूनिट्स हमने बेची पीरियड 2 में। तो ये जो 20 यूनिट्स हैं इनका जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कुछ ना कुछ पोर्शन है ये कैरी करके लेके जाएगा। तो ये जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ये क्लोजिंग इन्वेंटरी में चार्ज हो जाएंगे और हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। किसके, पीरियड 1 के। ये 20 यूनिट ना बिकने की वजह से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल को डिक्रीज कर दिया उस क्लोजिंग इन्वेंट्री ने, उसमें से लेस होके, और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर दिया। पीरियड 1 के प्रॉफिट तो हो गए ज्यादा ये 20 यूनिट ना बिकने की वजह से। अब आगे क्या होगा, जो मेरा पीरियड 2 है इसमें ये चार्ज हो जाएंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उस पीरियड के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे लेस हो जाएंगे, चूंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अब ज्यादा नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऊपर सिनेरियो गिवन है और वो पूछता है कि प्रॉफिट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, हमने आगे भी इस तरह का क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम सेल्स वॉल्यूम को लेंगे, 4,50,000 गिवन है जी हमें। सिनेरियो में कंपनी कौन सा सिस्टम यूज करती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके बाद हम लेस करेंगे इसमें से डायरेक्ट मटेरियल, जो कि मेरा ये गिवन है $1,25,000 का। देन लेस करेंगे डायरेक्ट लेबर को, जो कि मेरी गिवन है $40,000। उसके बाद हम लेस करेंगे जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ट्रीट करती है एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। तो हम इनको लेस करेंगे। अब इधर एक सिनेरियो है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में हमें नहीं बताया गया कि ये वेरिएबल हैं या फिक्स हैं, बट हमें पता है कि वेरिएबल होंगे तब भी इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लेंगे, और अगर फिक्स होंगे तब भी हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेंगे। सो लिहाजा ये वाली जो कॉस्ट है ये मेरी क्या बन जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखते हैं ये कितनी आती है। तो 1,25,000 जो नंबर 1 है, 40,000 जो नंबर 2 है, और 70,000 जो नंबर 3 है। अगर इन तीनों का मैं टोटल करूं तो ये बनता है जी $2,35,000। तो अब बेटा ये जो $2,35,000 हैं इनको मैं लेस करूंगा इस 4,50,000 की सेल में से, तो मेरा आंसर आ जाएगा $2,15,000। बेटा सिंपली ये 450 लेस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2,35,000। तो बेटा अब इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, जो नेक्स्ट है मेरा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या अदर ओवरहेड कॉस्ट को मैं लेस कर लूंगा। तो अदर ओवरहेड्स मुझे गिवन है जो कि $55,000 के हैं। जब मैं इनको लेस करूंगा तो मेरा टोटल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा, जो कि $1,60,000 बनता है। सो दिस इज आवर राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। आई एम होपफुल बेटा आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई मसला हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 0303686495 दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप लाजमी शेयर कीजिए 0092 या +92। वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो कंट्री कोड लाजमी डायल कर लीजिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।